नमस्कार, सुदर्शन न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं मुकेश कुमार और आप देख रहे हैं सत्ता का महासंग्राम। सत्ता के महासंग्राम में आज हम बात करेंगे विधानसभा चुनाव पर, बंगाल विधानसभा चुनाव पर पड़े कोरोना के काले साए की। लगातार सभी पार्टियां अपने अपने तरीके से कोरोना वायरस को लेकर के पाबंदियां लगा रही है, अपनी रैलियों को कम कर रही है। कुछ पार्टियां जो है रैली को बिल्कुल खत्म कर रही है, तो कुछ कटौती करके रैली करने जा रही है। लेकिन इस बीच में अभी जो मामला आया है, उस मामले में चुनाव आयोग ने कुछ अपनी तरफ से पाबंदियां लगाने की कोशिश की है। आज हम बात करेंगे कि चुनाव आयोग क्या जो टीएमसी मांग कर रही है कि बचे हुए चरणों को एक चरण में कर दिया जाए, बचे हुए 3 चरणों के चुनाव को एक चरण में कर दिया जाए, इस बात को विचार के लिए रखा है चुनाव आयोग ने या उनकी अपनी कोई राय है, इस पर हम बात करेंगे। और बात करने के लिए हमारे साथ दोनों राजनीतिक पार्टियों के प्रतिनिधियों के साथ साथ आज चुनाव आयोग के पूर्व पदाधिकारी भी हमारे साथ होंगे, उनके साथ चर्चा की शुरुआत करेंगे। लेकिन पहले देख लेते हैं एक रिपोर्ट। पश्चिम बंगाल में बाकी के 3 चरणों के चुनाव को एक साथ कराए जाने की मांग टीएमसी मुखिया ममता बनर्जी पहले ही कर चुकी है और छठे चरण का मतदान 22 अप्रैल को है। लेकिन चुनाव पर्यवेक्षकों का इशारा समझे तो 7वें और 8वें चरण के चुनाव एक साथ कराए जा सकते हैं, लेकिन इसके लिए पर्याप्त सुरक्षा बल होना जरूरी है। करीब 500 अतिरिक्त कंपनियों की जरूरत होगी। चुनाव आयोग को लिखे पत्र में इन पर्यवेक्षकों ने इस बात का जिक्र किया हुआ है। पश्चिम बंगाल के मुख्य चुनाव आयुक्त कार्यालय का 25 स्टाफ संक्रमण से ग्रसित है, लेकिन सुरक्षा बलों को पश्चिम बंगाल भेजने के लिए महीनों पहले अग्रिम सूचना देनी होती है। कोरोना मामलों के बढ़ने के साथ ही पश्चिम बंगाल का चुनाव प्रचार भी धीमा पड़ गया है। तृणमूल कांग्रेस ने पहले ही अपनी रैलियों की समय सीमा 30 मिनट कर दी है। कांग्रेस ने आगे कोई भी रैली से इनकार कर दिया है और अब बीजेपी ने भी अपनी रैलियों को सीमित कर दिया है। बीजेपी ने रैली में 500 लोगों की सीमा तय की है। पश्चिम बंगाल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की 22, 23 और 24 अप्रैल को कई चुनावी सभाएं हैं, जिसे अब 3 दिन की बजाय 2 दिन में निपटाने की कोशिश की जा रही है। यानी पीएम को एक दिन में कई सभाएं करनी पड़ सकती है। विभिन्न विधानसभा क्षेत्र में रैली की पहुंच बनाने के लिए सोशल मीडिया, वर्चुअल माध्यम के साथ अलग अलग स्थानों पर सामाजिक दूरी के साथ बड़ी बड़ी एलईडी स्क्रीन पर उनको देखने की तैयारी की जा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, सुदर्शन न्यूज। तो कोरोना संक्रमण की छाया बंगाल के चुनाव पर साफ देखने को मिल रही है। लोगों की पार्टियों में, लोगों की सभाओं में कम भीड़ आ रहे हैं और प्रत्याशी जो है अब डिजिटल माध्यम से जनता के बीच जाने की कोशिश कर रही है। बीजेपी और टीएमसी वर्चुअल रैलियों के माध्यम से भी जनता के साथ जुड़ने का प्रयास कर रही है। लोकतंत्र का सबसे बड़ा पर्व अब ई लोकतंत्र में तब्दील होता नजर आ रहा है। कोरोना संक्रमण से बचते हुए चुनाव को कैसे संक्रमण रहित संपन्न कराया जाए, चुनाव आयोग के सामने यह एक नई चुनौती है। इस नई चुनौती से आयोग किस तरीके से निपटेगा और राजनीतिक पार्टियां इसमें कैसे और किस तरीके से मदद कर सकती है, इसी मुद्दे पर आज हम चर्चा करेंगे। और अपने राजनीतिक मेहमानों के साथ साथ चर्चा में चुनाव आयोग के पूर्व संयुक्त निदेशक एम अमीन साहब को भी जोड़ेंगे और उनसे ही बात करेंगे कि चुनाव आयोग ऐसी परिस्थिति में क्या कर सकता है। हमारे साथ तीनों मेहमान जुड़ गए हैं। सबसे पहले तीनों मेहमानों का स्वागत और शुरुआत अमीन साहब मैं आपसे करना चाहूँगा कि जिस तरीके से अभी कोरोना का संक्रमण पूरे देश में फैल रहा है और बंगाल के, चूंकि बंगाल के आंकड़े अभी हमारे पास नहीं है और आंकड़े अभी लेटेस्ट आंकड़े बंगाल से जारी भी नहीं हो रहे हैं, तो इस संक्रमण काल में, चूंकि ये पहली बार ऐसा हो रहा है कि संक्रमण काल में चुनाव आयोग को चुनाव करवाना पड़ रहा है। पिछला जो चुनाव बिहार का हुआ था वो भी संक्रमण काल में ही हुआ था, लेकिन बंगाल के चुनाव में और बिहार के चुनाव में जो संक्रमण की तेजी है उसको लेकर के काफ़ी अंतर आया है। अभी जिस तरीके से सिचुएशन है कोरोना को लेकर के, ऐसे में चुनाव आयोग क्या क्या कर सकती है संक्रमण के बीच में संक्रमण रहित चुनाव कराने के लिए? अमीन साहब, क्या आवाज आ रही है आपको? अमीन साहब से क्या आवाज आ रही है? अमीन साहब आपको? जी हमें आ रही है, आपको आ रही है मेरी जी आवाज? जी आ रही है आपकी आवाज। हाँ, तो मैं ये कहना चाहूंगा कि चुनाव आयोग ने हमेशा निष्पक्ष और समय पर और क्लियर कट हमेशा अपने विचारों के साथ में जनता के बीच में चुनाव कराए हैं। और हर पार्टियों को बुलाकर पहले ही बता दिया जाता है, जब भी चुनाव शुरू होता है उससे पहले कमीशन में मीटिंग करके कि आपको क्या क्या पालन करना है। अब पहली बार ऐसा हुआ है कि विश्व में ऐसी प्रलय टाइप की आ गई है
समस्या जिससे कि लोगों की मौत हो रही है। तो इसलिए अब इलेक्शन कमीशन ने इससे पहले भी बिहार में बड़ी सुरक्षा और सावधानी के साथ कराया था। उसमें सभी पार्टियों ने सहयोग भी किया था, क्योंकि उन पार्टियों को उसी जनता पे राज करना है। अब सवाल इस बात का है कि यहाँ पर एक प्रश्न उठ रहा था कि बंगाल में इतने चरणों में चुनाव क्यों कराए गए। देखिए, आप ऐसा है कि ये हमारा जो प्रदेश है बंगाल, ये बंगाल हमारे 3 देशों की सीमाओं से मिलता जुलता है, जिसके कारण यहाँ पर बहुत ही कठिनाइयों के साथ हमें चुनाव कराना पड़ता है चुनाव आयोग को। देखिए, आपके सामने बांग्लादेश है, नेपाल है और भूटान है। आपको पता है कि इन प्रदेशों से किस तरीके से लोग पहले आया करते थे और प्रदेश के अंदर उपद्रवता करते थे और इलेक्शन को डिस्टर्ब करते थे। इन ये सभी रिपोर्टें चुनाव आयोग के पास थी। इसीलिए चुनाव आयोग ने बड़ा गहन विचार करके वहां के अधिकारियों से और वहां के सुरक्षा कर्मियों से, एजेंसियों से बात करके ये 8 चरणों के चुनाव को घोषित किया, जिसके लिए सभी ने ये ऑब्जेक्शन उठाया पार्टियों ने कि ऐसा है कि ये तो सत्ता पक्ष के साथ मिलकर ये कार्य किया जा रहा है। लेकिन मैं आपको ये पूरा यकीन के साथ कहता हूँ, क्योंकि मैं चुनाव का पूरा अधिकारी रह चुका हूँ, मैंने चुनाव भी कराए हैं, चुनाव की गिनतियां भी कराई हैं और सर्वे भी किया है। तो देखिए, अब सवाल इस बात का है कि सुरक्षा की दृष्टि को देखते हुए इस चुनाव संपन्न किए जाएं और निष्पक्ष रूप से। तो इसलिए इन क्षेत्रों में अब 3 फेज हमारे रह गए हैं इलेक्शन के बंगाल में। तो ये तीसरा फेज होने वाला है। पहला 3 बाकी है, उनमें पहला फेज जब होगा तो उसमें 43 सीट्स हैं विधानसभा की, इन पे होगा और इनकी सारी रिपोर्टें हैं उसी क्रम में होगा। जैसा कि लेकिन अमीन साहब एक रोकना चाहूंगा बीच में। यह जो अभी जो हम चर्चा कर रहे हैं कि हमारे सामने जो चैलेंज है, पहले चुनाव आयोग के सामने जो चैलेंजेस थे वो था कि हिंसा रहित चुनाव कराना है, सुरक्षा की व्यवस्था करना है, लेकिन ये नया चैलेंज है कि कोरोना रहित संक्रमण ना फैले। जी, तो देखिए ना, इसीलिए इससे पहले पूर्व में जैसे ही ये स्थिति भयंकर होने लगी और रिपोर्टें आने लगी, उसी वक्त चुनाव आयोग ने समीक्षा बैठक की और सभी पार्टियों को बुलाया गया। सभी पार्टियों ने ये कहा कि ऐसा है कि इस पे विचार करने के बाद, जबकि टीएमसी जो सत्ता पक्ष में है वहां पर, उसने ये कहा कि तीनों फेज को एक साथ करा दिया जाए, लेकिन इसके लिए पूरी रिपोर्ट सारी ऑब्जर्वर्स की और हमारे स्टेट के सीईओ की, चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर की ये रिपोर्ट सेंटर में भेजी गई है। हमारे मुख्य चुनाव आयुक्त और आयुक्तों के पास विचाराधीन है, लेकिन अभी तक इसका कोई जवाब नहीं दिया गया है कि एक फेज में कराना है नहीं कराना। लेकिन अब नियमित रूप से ही कोरोना को देखते हुए, कोरोना का प्रोटोकॉल देखते हुए सभी पार्टियों को निर्देश जारी किए गए। अब ये भी निर्देश जारी किया गया है, आपने देखा होगा कि पहले 48 घंटे पहले चुनाव को बंद कर दिया जाता है प्रचार प्रसार। अब क्या है, उसको 72 घंटे की लिमिट लगा दी गई है और सभी पार्टियों को ये कहा गया है, जिसमें सहयोग भी कर रही है सभी पार्टियां, कि 500 से कम नहीं, 500 ज्यादा नहीं होंगे और पूरा उनका टेम्परेचर लिया जाएगा, उनको मास्क दिए जाएंगे, सैनिटाइज किया जाएगा उस एरिया को, इस तरीके से जिससे कि संक्रमण को रोका जा सके। जहां तक सवाल है चुनाव आयोग का अपनी प्रक्रिया के लिए, ये तो पार्टियों की प्रक्रिया है। बिल्कुल। जहां तक सवाल है हमारे पोलिंग स्टेशन का, वहां पे पूरा जो हमारे सुरक्षा कर्मी है पूरे ही संक्रमण से दूर होंगे, उन पे पूरी सुरक्षा की दृष्टि रखी जा रही है, उनको मेडिकल एड पूरी दी जा रही है, हर तरीके इनको सैनिटाइजेशन किया जाता है पूरी बूथ में। और पूरी हमारे जो वोटर्स हैं, मेन वोटर हैं, जिनके लिए चुनाव आयोग पूरा उस पर डिपेंड करता है कि हमारी जनता चुनेगी अपने प्रत्याशियों को, अमीन साहब उनको पूरी छूट। बिल्कुल अमीन साहब, मेरे और भी सवाल हैं कि क्या बिहार के चुनाव से, आपने कहा कि बिहार के चुनाव में देखा, जबकि मैं बिहार चुनाव कवर कर रहा था, वहां पर किसी भी तरीके के नॉर्म्स का पालन नहीं किया जा रहा था। जो रैलियां थी उसी तरह के लोग आ रहे थे और एक दूसरे पे चढ़े जा रहे थे। हर एक रैलियों में हर एक नेता जरूर, जो बाहर से, जो दिल्ली से जो प्रचार करने के लिए नेता जा रहे थे सभी पार्टियों के, उन्होंने जरूर इसका प्रोटोकॉल का पालन किया था, मास्क लगाया हुआ था, सैनिटाइज कर रहे थे अपने आप को और सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन कर रहे थे। लेकिन जो बात है वो तो जनता की है, ये संक्रमण जनता से फैल रहा है और वो मास संक्रमण है। तो बिहार में तो मुझे लगा कि शायद वहाँ पर भगवान का एक आशीर्वाद था कि वहाँ पर संक्रमण नहीं फैला, शायद वहाँ पर संक्रमण नहीं पहुँचा था। लेकिन अभी जी दूसरे दौर में जो संक्रमण जिस तेज़ी से फैल रहा है, म्यूटेट जिस तरीके से हो रहा है वायरस, आपको नहीं लगता कि बंगाल में चुनाव आयोग को और सख्ती करनी चाहिए? और जो सख्ती अभी की जा रही, ये तो पहले के नॉर्म्स हैं, इसमें कुछ नया चीज़ जो है इसमें जुड़ा हुआ मुझे नहीं लग रहा है।
नहीं, देखिएगा कि अभी जो चुनाव होंगे जिसमें पोलिंग होगी उसमें किसी तरीका प्रोटोकॉल अगर नहीं वो करेंगे तो हमारे ऑब्जर्वर लगे हुए हैं, प्रशासनिक ऑब्जर्वर भी हैं। अभी तक चुनाव आयोग ने, मुझे नहीं लगता है कि किसी प्रत्याशी पे या किसी पार्टी पे प्रोटोकॉल को पूरा, कोरोना प्रोटोकॉल को नहीं पूरा करने के लिए कोई नोटिस भेजा है या कोई ये किया है। देखिए चुनाव आयोग के लिए हमारे पास एक आप लोगों का बहुत बड़ा स्तंभ है जी। आप सारे चैनल्स का, सारे माध्यमों का जो हमें सूचना देते हैं इलेक्शन कमीशन को, आप लोगों की अगर रिपोर्टिंग आएगी ऑब्जर्वर की तो आती है, लेकिन जो भी हमारे समाचार पत्र हैं या हमारे जो भी चैनल्स हैं उनकी अगर रिपोर्ट आती है तो इलेक्शन कमीशन किसी का नहीं लेता, सीधा संज्ञान लेता है और प्रेस की रिपोर्टिंग और प्रेस की वीडियोग्राफी के ऊपर सीधे एक्शन लेता है। उसको किसी की गवाही की जरूरत नहीं है, स्पष्टीकरण की। आप लोग सर्टिफाइड हैं और आपका स्तंभ है इलेक्शन कमीशन। चलिए, तो आपकी बात टीएमसी और बीजेपी के जो प्रवक्ता हमारे साथ जुड़े हुए हैं आपकी बात को सुन रहे हैं। मैं इसके बाद संजय चक्रवर्ती जी हैं, टीएमसी के प्रवक्ता हैं, मैं उनसे बात करना चाहूँगा। संजय जी, आपका हमेशा आरोप रहता है कि चुनाव आयोग सरकार से मिलकर काम कर रही है, इसलिए मैंने आज चुनाव आयोग के अधिकारी को आज बुलाया अमीन साहब ने बिल्कुल साफ किया कि नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। जो तकनीकी दिक्कत, जो कल भी हम बात कर रहे थे कि तकनीकी दिक्कत है, फोर्स का डिप्लॉयमेंट इतनी जल्दी नहीं हो सकता, उसके लिए 1 से 1.5 महीना पहले जो है सूचना दी जाती है, इसलिए चुनाव आयोग भी चाहता है, लेकिन इसमें पॉलिटिकल पार्टी की भूमिका, उसकी जिम्मेदारी ज़्यादा बनती है कि वो सहयोग करे। अब आप क्या कहेंगे, क्या अभी भी आप अपने उस आरोप पे लगे? पहले से शुरू होती है जी, इनको बता दीजिए। क्या 1 साल पहले से शेड्यूल और तैयारी शुरू होती है, मीटिंग्स वगैरह? नहीं, ठीक है, 1 साल पहले तैयार होती है तो 1 साल पहले ये तो पता नहीं होता है कि कोरोना आ जाएगा। जी। तो सबसे पहले मैं एक बात बताना चाहता हूँ कि बिल्कुल सही बात है, कोई भी तैयारी होती है, चाहे वो चुनाव आयोग की हो चाहे राजनीतिक पार्टी को, सबको एक तैयारी करनी पड़ती है, पहले से तैयारी करनी पड़ती है। लेकिन कोई चीज इमरजेंसी भी बहुत बड़ी चीज होती है। कैसे आप जैसे क्रिकेट वगैरह में हम लोग देखते हैं कि प्लान ए, प्लान बी, प्लान सी होता है, उसी तरीके से हर चीज का एक प्लान ए, प्लान बी, प्लान सी भी होना चाहिए। चुनाव आयोग के पास प्लान बी क्या था, प्लान सी क्या था? कुछ नहीं था किसी भी तरीके से। ये सरकार के पास भी नहीं था प्लान बी, प्लान सी, कुछ नहीं था, क्योंकि सरकार ने भी, जबकि लगातार कंटिन्यू पिछले 6 महीने से बताया था कि सेकंड वेरिएंट यूरोप में फैल चुका है, अमेरिका में फैल चुका है, यहाँ पर भी आएगा, और आया भी, और आया तो ऐसा भयानक आया है कि आज जान के लाले पड़ रहे हैं। हालत इस समय देश की खराब हो चुकी है, लेकिन चुनाव कराना क्या है, इतनी ज्यादा जरूरी है? इस चुनाव को टाला भी तो जा सकता था, इस चुनाव को रद्द किया जा सकता था, इस चुनाव को पोस्टपोन किया जा सकता था, लेकिन ऐसा कहीं कुछ नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि राजनीतिक पार्टियों को, क्या हम एक टीएमसी के नाते के नहीं बोल रहे, हर एक मानवता के नाते मैं ये बात कर रहा हूँ कि क्या इस चुनाव को टाल करके हम क्या कोई संवैधानिक रूप से हम किसी तरीके से कोई ऐसा स्टेप उठा सकते थे कि ताकि चुनाव टल जाते, और कम से कम आज जान बचाने के लिए जो लोगों को हालत खराब हो रही है। नहीं, ये रास्ता तो पहले से है, चुनाव को टाला जा सकता था, मैं बिल्कुल आपसे सहमत हूं। अगर इतनी भयावहता का लोगों को इस स्थिति का अंदाजा होता तो शायद कोई फैसला लिया जा सकता था। मोहन राव जी हमारे साथ है। मोहन राव जी, ठीक है संजय जी, आपकी बात आ गई, एक बार मोहन राव जी से पूछते हैं। मोहन राव जी, इसमें संवैधानिक संकट पैदा हो जाता, और अगर राष्ट्रपति शासन लगा दिया जाता उस स्टेट में, तो फिर ये लोग और परेशान होते। कहते हैं कि और ये इन्होंने बीजेपी की बात मान ली है, सत्ता पक्ष की मान, सेंटर की मान ली इलेक्शन कमीशन ने, इसलिए इलेक्शन कमीशन ने 60% चुनाव करा दिया है, सिर्फ 40% रह गया है। उसको पर ध्यान रखते हुए कोरोना प्रोटोकॉल के तहत इस इलेक्शन को करा दिया जाएगा। इलेक्शन कमीशन नहीं रखा जाएगा। आप डिजिटल रैली करवाने में दिक्कत क्या है? जी, मोहन राव जी, प्रधानमंत्री जी आज भाषण करने के लिए जा रहे हैं, 22, 23, 24 उनसे रैलियां लगी हुई है, क्यों उनको उसके लिए उनको मजबूर नहीं किया जाता है? देखिए बात ऐसा है, 1 मिनट मेरी बात में सुनिए। ठीक है संजय जी, एक बार मोहन राव जी जवाब देना चाह रहे हैं। मोहन राव जी की सुनिए ना, आप बार एक ही आप भी बोलते हैं समय नहीं मिला, सारा समय आप ही लेंगे। मोहन राव जी जवाब दीजिए। देखिए बात ऐसा है, पहले तो मैं धन्यवाद दूंगा इस चैनल के माध्यम से सभी इलेक्शन कमीशन के अधिकारी, कार्यकर्ताओं और जो भी वहां पे कर्मरत जो कार्यकर्ता, मतलब जो ऑफिशियल्स हैं, उनको सभी को, पुलिस को एवं एडमिनिस्ट्रेशन को, क्योंकि जिस तरीके से वो लोग विपरीत परिस्थिति में इलेक्शन करवा रहे हैं, ये सैल्यूट करने लायक कदम है जी। दूसरी बात यह है कि किसी भी, आपने चक्रवर्ती जी ने कहा कि इलेक्शन को पोस्टपोन करा दिया जाता, तो क्या ये इलेक्शन पोस्टपोन करवाने का
टीएमसी का ऑफिशियल स्टेटमेंट है, अगर है तो ये स्टेटमेंट आई थिंक काफी पहले आ जाना चाहिए था, सो दैट उसके ऊपर में केंद्र की सरकार विचार करती। दूसरी बात ये है कि इलेक्शन का पोस्टपोन का मतलब है कि आपका गवर्नेंस जो है खतरे में। आपको यहाँ पे गवर्नर का रूल लगाना पड़ता, राष्ट्रपति शासन जारी होता और गवर्नर यहाँ पे स्टेट में जो है एडमिनिस्ट्रेटर बनते। तो उस समय पे भी ममता दीदी जो है रास्ते में खड़े होकर तांडव करती कि मेरे को जो है बेदखल करके आप लोगों ने यहाँ पे राष्ट्रपति शासन कर दिया कोरोना का बहाना करके। तो कहने का मतलब ये है कि आप दोनों ही जगह पे लड्डू नहीं खा सकते हैं, आप एक जगह का खा लीजिए, वो ज्यादा बेहतर है। दूसरा ये है कि रही बात प्लान ए, बी और सी की, तो केंद्र की सरकार प्लान ए भी लेके आई, प्लान बी भी लाई और प्लान सी के ऊपर में भी केंद्र सरकार पूरी तरह से सजग और सचेत है। इसकी चिंता आप लोग ना करें। प्लान बी क्या है? प्लान बी क्या है ये बताइए मोहन राव जी। देखिए प्लान बी क्या है कि आप जो है पहले भी आप लोगों ने देखा है कि जब फर्स्ट लॉकडाउन लगा था उस टाइम पे पश्चिम बंगाल का सरकार का क्या रवैया था। टेस्टिंग जो है ठीक से नहीं हो रहे थे, रिपोर्टिंग्स नहीं हो रही थी, कोविड के हॉस्पिटल्स बेड्स जो है अनअवेलेबल थे। आपको केंद्र सरकार हाथ में मदद लेके खड़ी थी, आपने मदद लेने से मना किया। ये बात मैं पूछ रहा हूँ कि कोरोना काल में अगर इलेक्शन को लेकर के प्लान बी क्या था? देखिए प्लान बी ये था कि आपको जैसे अमीन साहब ने पूरा डिटेल बताया है, पश्चिम बंगाल जो है 3 देशों की बॉर्डर से जुड़ता है और बांग्लादेश जो है सबसे बड़ा एक ट्रबल स्टेट, मतलब नहीं आप प्लान नहीं बता रहे, आप प्लान नहीं बता रहे, फिर आप पॉलिटिक्स की तरफ जा रहे हैं। मैं प्लान पूछ रहा हूं, मैं आप प्लान बी अगर था तो प्लान बी क्या था? क्या चुनाव को पोस्टपोन करने की तैयारी थी या डिजिटल माध्यम से कराने की तैयारी थी या एक ही चरण में कराने की तैयारी थी? ये प्लान बी होता है ना, ऐसा थोड़ी। फिर वो तो वही चीज आप चर्चा कर रहे हैं, पॉलिटिकल चर्चा। प्लान बी होता है अगर 8 चरणों में चुनाव अगर करवा रहे हैं सुरक्षा की दृष्टि से, अगर ये पैंडेमिक बढ़ा, इसका प्रकोप बढ़ा, तो प्लान बी ये था कि हम इसको 4 चरणों में कर लेते या इसको 1 चरणों में कर लेते या इसको और कर लेते दूसरे में। अमीन साहब मैं आपसे पूछना चाहूँ, क्या चुनाव आयोग के पास कोई प्लान बी था? चुनाव आयोग के पास देखिए ये पहली बार स्थिति ऐसी पैदा हुई है जी। अभी तक तो देखिए आपको ये पता होगा कि सभी पार्टियां चोंचों और करती रही कि आपने बैलेट पेपर से हटा के आपने ईवीएम मशीन लगा दी और ईवीएम मशीन पे सबसे पहले आरोप लगाने शुरू किए। इनका विश्वास नहीं था, लेकिन यही लोग हैं जो कि विपक्षी दल जब किसी प्रदेशों में अपनी सरकार बना लेते हैं इसी ईवीएम के भरोसे बनाते हैं। बिल्कुल बनाते हैं, तो निर्णय जब आता है ईवीएम से तो उसका स्वागत नहीं करते और ना ही इलेक्शन कमीशन को कभी बधाई देते हैं। देखिए अभी पहली बार ऐसी स्थिति आई है, जैसे आप कह रहे हैं कि इसका प्लान भी तैयार करना चाहिए था वोटिंग के लिए या डिजिटल माध्यम से। तो देखिए देश तरक्की कर रहा है, पूरी दुनिया तरक्की कर रही है। अगर ये स्थिति अब आई है तो इस पे हमारा कमीशन विचार कर रहा है कि अब किस तरह से इसके वोट किए जाएं। जैसे कि ओवरसीज से आपको याद होगा जैसे बैलेट पेपर हम मंगाते हैं, जो हमारे सेना के लोग हैं, अधिकारी हैं जो शहरों से बाहर हैं, यहाँ के रहने वाले हैं लेकिन बाहर नौकरी कर रहे हैं, उनके बैलेट से पेपर से आते हैं, इसके माध्यम से अब ईवीएम से होने लगा। ईवीएम पे वीवीपैट आ गई। एक और मैंने देखा विदेशों में एक कंसेप्ट पे और चर्चा हो रही है। कैसे किया जा सकता है? मोबाइल वोटिंग पे भी चर्चा हो रही है, जो आप जो है मोबाइल आप जो कह रहे हैं बूथ जनता के घर पे जाए। अब ये पार्टियां फिर झूठ बोलेंगी और यही बात करेंगी, इसलिए कमीशन को समय चाहिए। ये स्थिति आ गई है पहली बार, इस स्थिति को कमीशन विचार करेगा और सारी पार्टियों के लोगों को बुलाएगा और जब इनकी सहमति बनेगी उसी हिसाब से करेगा। अब समय इतना नहीं है पश्चिम बंगाल के लिए कि ये स्थिति यहाँ पे प्लान बी या प्लान सी तैयार किया जाए। यही लोग नहीं तैयार होंगे और कहेंगे साहब इसमें बेईमानी करवा रहा है इलेक्शन कमीशन। ये न इधर चलने देते हैं ना उधर चलने देते हैं, इधर कुआ उधर खाई। क्या करे कमीशन? संजय जी क्या कहेंगे? संवैधानिक संस्थाओं पे पॉलिटिकल जो पार्टियां हैं, पॉलिटिकल नेता हैं, अगर उनके पक्ष में फैसला जा रहा है तो वो संवैधानिक संस्था अच्छा काम कर रही है, अगर थोड़ा भी उनके खिलाफ गया है तो संवैधानिक संस्था जो वो बायस्ड है, ये आरोप तुरंत लगा दिया जाता है। क्या कहेंगे संजय जी? आपसे सवाल है। संवैधानिक संस्था पर उंगली उठाई जाती है। अभी आपने देखा कि गोवा का राज्यपाल जो है मुख्य चुनाव आयुक्त को उनको आपको जो है रिपोर्ट जबरदस्ती झूठ बोल रहे हैं, बिल्कुल झूठ बोल रहे हैं, थोड़े झूठ बोल रहे हैं। ये गलत बयान। अब छोड़िए, मैं उस पर नहीं जाऊंगा। देखिए इस समय हम लोग बंगाल पे बात कर रहे हैं, बंगाल पे ही रहे। इनको किसे सूचना देते? इनको कहा मिल गई? गोवा के गवर्नर हो गए वो। गोवा के गवर्नर कौन बना इस समय आपको पता है?
है? झूठ बोल रही है। कौन है? टाइम्स ऑफ इंडिया की न्यूज है। गोवा के गवर्नर कौन है इस समय? आपको पता है? आप जरा पता कोश्यारी जी गवर्नर है। कोश्यारी जी गवर्नर है। झूठ बोल रही है। यही तो बात है। अरोड़ा जी गवर्नर बन चुके हैं, आपको पता होना चाहिए, पहले पता कर लीजिएगा। टाइम्स ऑफ इंडिया की झूठी रिपोर्ट है। रिपोर्ट झूठी नहीं है, ये रिपोर्ट सच्ची है। ये न्यूज़ ये आपके सूत्र बता रहे हैं और आप ये जो भ्रम फैला रहे हैं, आप ये भ्रम फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसी कोई बात नहीं है। अभी बाद में जो होगा वो देखा जाएगा, लेकिन अभी ऐसी कोई स्थिति नहीं है। जो बात कह रहे हैं कि अरोड़ा जी को गवर्नर बना दिया गया, ऐसी कोई सूचना हम लोगों के पास मेरी अरोड़ा जी से स्वयं बात हुई है। अच्छा ठीक है, वो आपकी बात हुई होगी। और तो आप वो ऑडियो आप ये ऑडियो तो जारी कीजिए, चाहे तो अरोड़ा जी खुद आकर के सामने बोले ना। ये तो जो होगा ये कोई छुप छुपा के छुप छुपा के थोड़ी होता है। ये सब चीजें होता तो सामने आता। अरे छुप छुपा के थोड़ी होता है ये सब चीज। ये तो आदेश जारी होता है। खैर बात मैं प्लान बी प्लान सी की बात कर रहा हूँ। आप लोग बात को डाइवर्ट कर रहे हैं। ये जी जो बात करनी है करें इलेक्शन के बारे में। अब वो इलेक्शन कमीशन नहीं है। आज की देश की डेट में ऑक्सीजन की मात्रा कहीं भी जो है लोगों के पास है नहीं। एक ऑक्सीजन प्लांट लगाने में मात्र 3 करोड़। चलिए फिर अब ये बात आपके बंगाल के साथ जुड़ी हुई नहीं है, मैं इस पर चर्चा नहीं करेंगे। आखिरी सवाल मैं अमीन साहब आपसे लेना चाहूंगा। क्या आपको लगता है कि चुनाव आयोग के पास जो शक्तियां हैं अभी निष्पक्ष चुनाव करवाने की, वो उनके पास शक्तियां ठीक ठाक हैं, उनसे करवाया जा सकता है, या चुनाव आयोग को अभी और भी ज़्यादा शक्तियां दिए जाने की ज़रूरत है? क्योंकि ममता बनर्जी या किसी भी पार्टी को जब चुनाव आयोग कहती है कि भाई नोटिस का जवाब दीजिए, नोटिस है, और वो कहते हैं कि हम जवाब नहीं देंगे, तो उसके बाद चुनाव आयोग चुप रह जाता है। क्या उनकी शक्तियां कमज़ोर है या चुनाव आयोग अपनी पूर्ण शक्ति का उपयोग नहीं करता है बड़े नेताओं के खिलाफ? चुनाव आयोग हमेशा अपनी शक्तियों का प्रयोग करता है, लेकिन इन लोगों की सहमति से पहले बता दिया जाता है कि आप लोग सहयोग देंगे चुनाव कराने में। इसलिए इनको दिया जाता है नोटिस समय पे और अभी शक्तियां और बढ़ाने की आवश्यक्ता है। बिल्कुल तो मैं भी आपकी इस बात से सहमत हूं। और जितने भी मेहमान हमारे साथ जुड़े, अमीन साहब आपका, संजय चक्रवर्ती जी आपका। एक सेकंड मैं बता देता हूं जी कि इलेक्शन कमिश्नर वर्किंग विद IIT मद्रास बिल्कुल ऑन ई वोटिंग लेटेस्ट। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। और मोबाइल वोटिंग पे भी, मोबाइल वोटिंग कराने पर भी चर्चा हो रही है कि बूथ को जो है मोबाइल किया जाए, एक वैन बनाया जाए और इलाके में एक जगह ले जाकर के मोबिलिटी रहे, जहां पर संक्रमण नहीं है वहां पर ले जाए और वहां पर आकर के वोट करें। तो इन सब चीज़ों पे भी चर्चा हो रही है। लेकिन सही बात है कि पहली बार ऐसा सिचुएशन हुआ है जब इस तरीके की चीज़ें आई है और इस दौरान चुनाव भी आ गया है। तो भी बहुत सारी चीज़ें हैं जिन पर चर्चा किया जाना है, जिनको लेकर के फैसला किया जाना है और कोई बीच का रास्ता निकाला जाना है, ताकि आगे से अगर कोई ऐसा मौका आए तो उसके लिए पहले से चुनाव आयोग या सरकारें जो है पहले से तैयार हो। फिलहाल हमारे साथ जुड़ने के लिए और बात करने के लिए हमारे सभी मेहमानों का शुक्रिया, धन्यवाद। और आज के सत्ता के संग्राम में आज जो हम बात कर रहे थे कि क्या कोरोना काल में जो चुनाव हो रहे हैं उसमें जिस तरीके से कोरोना का ग्रहण लगता हुआ दिख रहा है, उस ग्रहण से निकलने के क्या क्या रास्ते हैं उस पर हमने चर्चा की। लेकिन ऐसा लगता है कि बाकी के बचे 3 चरणों में चुनाव होके रहेंगे। और ऐसा भी लग रहा है कि जैसा कि छठे चरण में हुआ था कि वोटिंग परसेंटेज कम हुआ 5वें चरण में, छठे और 7वें और 8वें चरण में भी ऐसा लगता है कि कोरोना के ग्रहण के कारण शायद वोटिंग परसेंटेज में कुछ कमी आए। फिलहाल अभी के लिए इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।